Good morning. Now, today we have a new topic that is immunity. देखिए लास्ट क्लास में आपने जो डिजीजेस पढ़ी, अब आपने ये तो देख लिया कि अलग अलग इन्फेक्टिव ने अलग अलग तरीके की डिसीज कॉज करता है, उनके इन्फेक्शन के अलग अलग साइट हैं और उनको क्योर करने के भी हमारे अलग अलग तरीके हैं। अब बात यह आती है कि वी आर इन एन एनवायरमेंटल कंडीशन जहां पर हर तरीके की प्रॉब्लम है। यहाँ का गंदगी भी हो सकती है, कुछ और तरीके के पैथोजन हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि जब भी इनकाउंटर करते हैं इन सब चीजों से तो हम डिसीज कंडीशन में पहुंच जाते हैं। आपके शरीर में 99.9% टाइम पे ये सभी के सभी इन्फेक्ट करते हैं, बट आप क्या होते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। आप या यूं कह लीजिए कि आपको इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपके शरीर में भी एक इनबिल्ट सिस्टम है जो इन डिसीज से आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब जहां तक रही बात प्रोटेक्शन की, तो 99.9% ये प्रोटेक्ट कर तो लेता है, लेकिन जब कभी भी ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता या यूं कहिए इससे चूक हो जाती है, तभी ये डिफेक्टेड पैथोजन आपके या यूं कहिए डिसीज कॉजिंग पैथोजन आपके शरीर के अंदर एंट्री कर पाते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर लेते हैं, देन वी विल कॉज अ डिसीज और सम टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी इन अवर। अब दूसरी बात आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी की ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट विथ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या आप दूसरे शब्दों में उनको पैथोजन कहते हैं। तो यही वो कैपेबिलिटी, दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। तो आपके शरीर में जो भी एबिलिटी है डिसीज से फाइट करने की, वही क्या है, इम्यूनिटी। अब सब में अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम, इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। और कई बार ये तो हम एक्वायर भी करते हैं, कई बार ये हमको अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो दो तरीके की हो सकती है, कुछ ऐसी जो आपको मिल रही है और कुछ ऐसी जो आपने क्या की है, एक्वायर की। On the basis of that, immunity is again subdivided into one. One is innate immunity and another is acquired immunity. Innate and acquired. इन्नेट की यदि मैं लिटरली मीनिंग कहूं हिंदी में, कि हिंदी में इन्नेट का मतलब क्या होता है, तो इन्नेट का मतलब होता है, हिंदी में जो वर्ड यूज होता है, जन्मजात। जन्मजात मीन्स जब से आप पैदा हुए हैं तब से ये इम्यूनिटी, ये प्रतिरक्षा तंत्र, हिंदी में इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मीन्स प्रोटेक्ट करने वाला, किससे, टू अपोजिट, मीन्स जो आपके शरीर में जो आपकी सुरक्षा में सेंध डालने वाले हैं उनसे रक्षा करने वाले, प्रतिरक्षा तंत्र। तो जन्मजात यानी जो आपको बर्थ से ही अवेलेबल है आपके पास, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का मतलब कोई चीज क्या करेगा, एक्वायर करते, लैंड आपने एक्वायर कर लिया, कोई घर आपने एक्वायर कर, हासिल करना जिसको कहते हैं, ये क्या किया है आपने, हासिल किया हुआ है, यानी ये आपके मेहनत से आपने इसको क्या किया, गेन किया। अरे बस, या आपने जो काम किया उस पर आपको ये मिली। तो एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी आपके पास मौजूद है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, कहीं बाहर से लेनी पड़ती है, वो हम बात करेंगे कैसे। जहां तक शुरुआत करेंगे सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी की। यदि इन्नेट इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो इन्नेट इम्यूनिटी दरअसल 4 तरीके के बैरियर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले बात तो आप ये समझ जाइए कि इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, क्या है, नॉन स्पेसिफिक, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है, स्पेसिफिक। व्हाट डज इट मीन, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किसी पर्टिकुलर डिसीज से बचाने के लिए नहीं है, किसी भी तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आने की कोशिश करती है उसको बचाने का काम कौन करता है, यानी नॉन स्पेसिफिक, किसी के नाम पे असाइन नहीं। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप देखेंगे, हम जब पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर किसी
चीज के लिए, क्यों? क्योंकि हम हमको बाहर से लेनी है। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसी है? स्पेसिफिक है कि ये पर्टिकुलर किसी डिसीज से हमको बचा पाएगी, ये इम्यूनिटी इस पर्टिकुलर डिसीज से बचा पाएगी। तो ये स्पेसिफिक है, जबकि इनेट कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। आ रही मेरी बात समझ? तो अब जहां तक इनेट की मैं बात करूं वो नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड की यदि मैं बात करूं तो वो कैसी है? स्पेसिफिक है। अब ये जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ये कुछ बैरियर्स प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? बैरियर मीन्स कुछ अवरोध, हिंदी में वर्ड आता है अवरोध। बैरियर आपने देखा होगा, रोड आप क्रॉस कीजिए तो कई सारे बैरियर लगे, उनका काम क्या होता है कि कोई जो आ रहा है या जा रहा है उसकी चेकिंग करना, वो प्रॉपर इंसान है या नहीं। यदि वो है तो उसको, उसकी गाड़ी में यदि सभी कागजात सही है, सब कुछ सही है, तो उसको जाने देना, अदरवाइज उसको रोक लेना। बैरियर प्रोवाइड करने का काम इनेट इम्यूनिटी का यही है कि कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए यूजफुल है उसको अंदर जाने देना, और यदि ऐसा नहीं है तो उसको यहीं पर रोक देना। आ रही मेरी बात? जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी बेस्ड होती है। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी होती है कि एक बार आपको वो बीमारी हो गई, उसके बाद आपके शरीर में उसकी एक मेमोरी बन जाती है कि ये बीमारी ऐसे हुई थी, हमको इसको ऐसे डील करना है। तो ये मेमोरी के ऊपर बेस करती है, जबकि ये कैसी होती है? बैरियर के तौर पर। अरे मतलब यहां पर एक बार हो जाएगी तब आपकी मेमोरी बनेगी। मेमोरी ऐसी बनती है ना, आपने कोई चीज पढ़ा तब आपके दिमाग में गई। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कोई पर्टिकुलर डिसीज आपको एक बार हो जाती है तब आपके दिमाग में आती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात कैसी है इनेट में? नॉन स्पेसिफिक मींस किसी तरीके का स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर बीमारी से, कोई भी बीमारी हो सबके लिए ये इम्यूनिटी काम करती है। दूसरा, ये कुछ बैरियर प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, ताकि हम किसी भी तरीके की बीमारी से अपने आप को बचा सके। जो भी पैथोजेन है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको हमारे शरीर में नहीं पहुंचना। अब इनेट इम्यूनिटी की यदि मैं बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी में पहला आता है फिजिकल बैरियर, दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा आता है फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल। एक मिनट, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, तीसरा कौन सा हो जाएगा? सेलुलर। तीसरा क्या हो जाएगा? सेलुलर, और चौथा साइटोकाइन। देखना सर? हाँ, तो चार हो गए। कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और लास्ट में कौन सा है? साइटोकाइन। तो ये चार बैरियर है जो हमको देखने को मिलते हैं। ये चार बैरियर किस तरीके से काम करते हैं ये देख लेते हैं, फिर बाद में हम एक्वायर्ड में जाएंगे। अब इन चार बैरियर की मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है क्या? फिजिकल बैरियर। नाम से ही क्लियर है, फिजिकल, फिजिकली जो चीज आपको दिखाई देती हो। और हमारे शरीर में फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर में सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो नाम आता है वो आता है किसका? स्किन। किसका आता है? स्किन, न्यूक्लियस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? अब आप पहले साथ देख लें। स्किन आपके पूरे शरीर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा पहले से स्किन को क्रॉस करना होगा, या जहां स्किन नहीं मौजूद है, ओपनिंग मौजूद है, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो नॉस्ट्रिल हो, चाहे वो कान हो, वहां क्या मौजूद है? म्यूकस मौजूद है। नाक में म्यूकस है, कानों में म्यूकस है, उसी पे कचरा जमता है जो आप बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस मौजूद है जो या उसको रोकने का काम करता है। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट बैरियर है किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री के लिए, वो कौन सा है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के बाद दूसरा जो आता है वो आता है क्या? फिजियोलॉजिकल
यदि मैं बात करूं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन्स जो बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, जो फिजियोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजी मीन्स चाहे वो डाइजेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, वो कैसे बैरियर की तरह काम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है क्या, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक तरीके का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। स्टमक में जाते ही कोई भी पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इतना ज्यादा यहाँ का एसिडिक मीडियम होता है कि वो सर्वाइव नहीं करता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सब कुछ पचाकर खत्म कर देती है। इसी तरीके से सलाइवा की यदि मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि सलाइवा में, सॉरी 10th में पढ़ा था, सलाइवा में दो तरीके के एंजाइम है, एक तो सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम एक्चुअली में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी फूड में मौजूद हो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तीसरा आपने देखिए टीयर्स, आपको लगता होगा कि आदमी दुखी होता है तभी रोता है, लेकिन आंखों को ये जो आंसू हैं आपके, ये भी एक तरीके का एंटी फंगल इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये चीजें हैं जो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करती हैं, यानी इन रास्तों से भी जब कोई पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश करता है डिसीज कॉजिंग, उनको रोकने का काम ये। तीसरा तरीके का बैरियर क्या है, सेलुलर बैरियर। सेलुलर मीन्स सेल। अब आपको पता है सेल में सबसे ज्यादा पहले नाम यदि किसी का आता है तो होता है कौन, ब्लड के अंदर मौजूद दो तरीके के कंपोनेंट हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो किसी तरीके से काम नहीं करता, लेकिन आपने सुना होगा नाम क्या, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हैं जो काम करते हैं ये, यानी कि टू फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल्स। न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं एक्चुअली में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन ये याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी फाइट करता है ब्लड में, और डब्ल्यूबीसी में प्रकार हैं बहुत सारे। न्यूट्रोफिल सेल्स पाई जाती हैं, बेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। यदि आपको ब्लड याद हो तो आपको पता होगा। तो सेलुलर बैरियर की तरह काम करता है कौन, ब्लड। और ब्लड के थ्रू सेल्स में जितनी भी चीजें हैं उनको ल्यूकोसाइड और बॉडी से, मोनोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से, ये सेलुलर बैरियर, यानी ये सेल्स मौजूद है जो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम, ये फॉरेन पार्टिकल को सर्वाइव नहीं। साइटोकाइनेसिस ये क्या है, देखिए हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम बहुत सही तरीके से फ्रेम्ड है, इस तरीके से फ्रेम्ड है कि साइटोकाइनिन बैरियर क्या होते हैं एक्चुअली में, जब हमारे शरीर में किसी वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन इन सेल, जब भी कोई हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन होता है किसी सेल में, तो उस समय पर एक सब्सटेंस रिलीज करता है हमारा सेल। कौन सा सेल, जो इन्फेक्टेड है, उसको कहते हैं क्या, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन, मेरी बात समझ, साइटोकाइनिन में एक किसी हमारे बॉडी में वायरल इन्फेक्शन हो, मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये सेल क्या करेगी, इसके आजू बाजू भी ढेर सारी सेल है लेकिन इस सेल में वायरल इन्फेक्शन हुआ, ये सेल क्या करेगी, ये केमिकल रिलीज करेगी, इसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन बाकी दूसरी सेल्स को ये इंडिकेट करेगी, आई एम सफरिंग फ्रॉम ए वायरल इन्फेक्शन, प्लीज अवे फ्रॉम मी, और प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वायरस। सो साइटोकाइनिन बैरियर एक्चुअली में, if a cell is infected with the virus, it produces a specific type of chemical known as interferon, और ये इंटरफेरॉन दूसरी सेल्स को इस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट होने से क्या करता है, बचाता है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी में यदि मैं बात करूं तो इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके की इम्यूनिटी, फिजिकल, सेलुलर, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है विच इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड विच इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। सो इनेट इम्यूनिटी इज
नॉन स्पेसिफिक, जबकि हमने एक्वायर्ड बताई थी वो कैसी थी, स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी हैविंग बैरियर, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहां पर क्या यूज होता है, मेमोरी सेल यूज होती है, मेमोरी के थ्रू वो बाकी आगे का काम करता है। तो होप अब आपको इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए हमने जैसे पहले ही कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ये कैसा है, पैथोजन स्पेसिफिक पहली चीज, और दूसरी चीज हमने कहा मेमोरी बेस्ड। ये दो चीजें हैं जो हमको इसमें देखने को मिलती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके की रिस्पॉन्स। पहला, जैसे ही या यूं कहिए पैथोजन अटैक्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म। अब याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो आपके शरीर में 24 आवर में कई बार अटैक करते हैं। तो जब ये पैथोजन अटैक करते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है उसी को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स। यानी जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आया, हम क्या देते हैं, सबसे पहले हमारा बॉडी क्या देती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है या प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, ऑफ लो इंटेंसिटी। कैसा होता है, प्राइमरी लो ऑर्गेनिज्म आया हमारी बॉडी में, उसको अब ये एक्वायर्ड कैसे है वो बात करेंगे, अभी समझ में आना है। तो जैसे कोई पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में एंट्री करने की कोशिश किया, हमने उसको रिस्पॉन्स किया कि भैया यहां अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर रहो। लो इंटेंसिटी का होता है, यूं कहिए कि सीधे हम जैसे होता है कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, किसी को समझाने के लिए प्यार से मत, भैया देखो ये काम ठीक नहीं है, इसको मत करो। तो हम पैथोजन को हमारी बॉडी समझाती भैया अंदर आने की जरूरत नहीं। तो लो इंटेंसिटी का 90% में इसी लो इंटेंसिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स में डिसीज या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हिंदी समझ जाता है और बाहर चला जाता है। बट समटाइम 99% में कह रहा हूं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पैथोजन मानता नहीं, और ये क्या करता है और दूसरे तरीके से फिर से क्या करता है, हमारे बॉडी में अटैक करता है, या यूं कहिए कि कुछ और विग्रस तरीके से हमारे बॉडी में अटैक करता है, सेकेंड इनकाउंटर करता है। डिजीज, सेकेंड इनकाउंटर ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कर लीजिए, मीन्स अब ये पहली बार में नहीं हुआ, फिर दोबारा हमारी बॉडी में अटैक किया। जब ये दोबारा हमारे बॉडी में अटैक करता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तुम्हारे बुक में इसको एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है। और ये रिस्पॉन्स पहले वाले से ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, वाइगर होता है, या यूं कहिए कि ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी का होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार में बंदे ने बात नहीं मानी, और इस हाई इंटेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट में इस ऑर्गेनिज्म को या इस पैथोजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस की जाती है। इस तरीके का एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, बात समझ में आ जाए। देखिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है कैसे, इम्यूनिटी ऐसे है कि ऐसा इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी एक शहर है, आगे बात। अब सपोज करो ये हमारा शरीर है, ये हमारी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इस बॉडी को एक सिटी की तरह परफॉर्म करो, ये ऑर्गेनिज्म है। आगे बात। अब नॉर्मल कंडीशन में सिटी की कुछ क्या होती है, बाउंड्रीज होती है, बैरियर होते हैं, ठीक है ना। अब इन बैरियर के थ्रू ही आप इस सिटी के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज चारों तरफ से एक तरीके से सिटी क्लोज। वो बैरियर कौन से हैं, इनेट इम्यूनिटी वाले।
अब किसी तरीके से आपने इननेट इम्यूनिटी को चकमा उकमा देके आप कहाँ आ गए, सिटी के अंदर आ गए, बॉडी के अंदर आ गए। कौन काम करेगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करेगा। क्योंकि हमने कहा कि बैरियर क्या है या जो इननेट इम्यूनिटी क्या है वो तब काम करती है जब तक आप शरीर के अंदर नहीं आए, तब तक इननेट इम्यूनिटी काम कर रही हो। या आप आए और आपको डिस्ट्रॉय कर दिया गया तब भी इननेट इम्यूनिटी नहीं काम किया। लेकिन कई बार आप अंदर आ गए और इननेट इम्यूनिटी को पता नहीं चला, ऐसी कंडीशन में अब किसका रोल आता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब तक यदि कोई डिसीज आपका शरीर में आई नहीं तो उसका इलाज करने की जरूरत नहीं, या आ रही है और आपका बैरियर काम नहीं किया तब वो बीमारी आपके शरीर में आई। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम ही तब आता है जब वो डिसीज आपके बॉडी तक पहुंच जाए। सपोज करो सिटी है, सिटी में जो बैरियर वगैरह लगे थे उनको पार करके और कोई बंदा यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंच गया सिटी के अंदर तो आपने देखा होगा हर एक सिटी जो है तो कुछ कुछ मोहल्लों में, कुछ जो है तो क्या नाम से सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। ये मान लीजिए डिवाइडेड, हमारी बॉडी भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में इस तरीके से डिवाइडेड है। और सिटी में लॉ मेंटेनेंस करने के लिए, नियम कानून बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर एक मोहल्ले में कुछ पुलिस वाले होते हैं, फोर्स होती है। यहाँ मान लीजिए 4 को तैनात किया, यहाँ 4 को, यहाँ 4 को, थोड़ा बड़ा एरिया 5 को कर दिया, 4 को, 8 को कर दिया, यहाँ 5 को, 4 को कर दिया, यहाँ भी 5 को कर दिया। ऐसे पुलिस वाले अलग अलग जगह तैनात होते हैं। हमारी बॉडी में भी इसी तरीके की इम्यूनिटी के अलग अलग सेंटर मौजूद हैं, जहां पर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्वायर्ड या यूं कहिए कि हमारे बॉडी में सिस्टम मौजूद है इननेट इम्यूनिटी की, चाहे वो WBC के फॉर्म में हो, T लिम्फोसाइट के फॉर्म में हो, B लिम्फोसाइट के फॉर्म में हो, ये सब मौजूद है। अब होता है सपोज कीजिए कि वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या उस शहर में जो दंगा फसाद करने वाला जो बंदा है वो किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच गया। जब वो यहाँ पहुंच जाएगा और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि 5 पुलिस वाले क्या करेंगे? उसको समझाने की, बताने की, मनाने की कोशिश करेंगे। यदि पॉसिबल हो पाया तो उसको ले जाकर थाने में बंद कर देंगे। शहर को पता भी नहीं चलेगा कि किसी एक मोहल्ले में कोई गड़बड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ करता है इससे पहले पुलिस वालों ने उसको पकड़ के और थाने में बंद कर दिया, मामला खत्म। लेकिन सपोज कीजिए कि ये व्यक्ति इन 5 पुलिस वालों के ऊपर भारी पड़ जाए, या यदि ये पहला रिस्पॉन्स था प्राइमरी रिस्पॉन्स, यही क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्स। जहां पर एक पैथोजन अटैक करता है ऑर्गेनिज्म को, लो इंटेंसिटी का होता है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन सपोज कीजिए यहां जब उसको मना करते हैं पुलिस वाले तो कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं, सॉरी, और यहां से वो निकल लेता है। पुलिस वालों को करने वाला है, बदमाशी करने वाला। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कुछ और साथियों को लेकर, सेकेंड एनकाउंटर ऑफ द डिसीज, कुछ और साथियों को लेकर आता है। चूंकि ये अकेला आया रहता है पहले तो 5 पुलिस वाले उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन जब और साथियों को लेकर आता है तब ये पुलिस वाले उसको प्रोटेक्ट करने में या उसको रोकने में सक्षम नहीं होता। ऐसी कंडीशन में ये पुलिस वाले अपने हेड ऑफिस फोन कर, हेड ऑफिस में कौन है? ऑलरेडी 400 पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आगे बस अब ये 400 पुलिस वाले तेजी से आते हैं कहां? उस एरिया में जहां पर पैथोजन मौजूद है और या जहां पर वो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, और फिर उसको जो है तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज सेकेंड रिस्पॉन्स और एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो हाई इंटेंसिटी का होता है, ताकि इस डिसीज, इस पैथोजन को या इस ऑर्गेनिज्म को या इस पर्टिकुलर बंदे को उस शहर के उस पार्ट से जो है तो क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक हमारे शरीर में भी कुछ इसी तरीके का कंट्रोल लॉ एंड कंट्रोल सिस्टम होता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आ गया, उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है वही ऑर्गन या पार्ट। लेकिन यदि वो सक्षम नहीं हो पाता उसको रोकने में, तो वो फिर हेड ऑफिस को एक तरीके से कह लीजिए कि जो मेन सेंटर है वहां वो इन्फॉर्म करता है, वो फिर वहां से फोर्स जाती है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगेन कुछ हद तक कई बार इस स्टेज में भी कंट्रोल हो जाता है, और जब इस स्टेज में भी कंट्रोल हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद
ये जो हमारे पुलिस वाले हैं ये एक थ्योरी बना लेते हैं, एक मेमोरी जनरेट कर लेते हैं कि यदि इस तरीके का कोई बंदा या इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कोई व्यक्ति यदि आएगा तो उसको पहले ही हमें रोकना है, पहले उसे इनकाउंटर करना है, या यूं कहिए कि पहले उसको अच्छे से पूछताछ करनी है ताकि वो इस तरीके की गड़बड़ियां ना फैलाए। ठीक इसी तरीके की मेमोरी हमारे बॉडी में कौन एक्वायर करता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के थ्रू एक्सेस होती है या इकट्ठी होती है, और बाद में उसी सेम इंटेंसिटी का या सेम तरीके का यदि कोई प्रोसेस करता है कोई भी पैथोजन तो उसको डिस्ट्रॉय करने की हम कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये जस्ट एक एग्जांपल है कि छोटे लेवल में यदि हम देखें तो किस तरीके से होता है। तो यही होता है, मोहल्ले में 2 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले होते, कोई प्रॉब्लम आ गई तो पहले समझाने की कोशिश की, नहीं हुआ हेड ऑफिस वहां से फोर्स आ जाएगी, फिर सबको पकड़ कर ले जाएगी, अपने आप मामला खत्म। तो यहाँ पर भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स काम कैसे करता है, किसमें? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए जहां तक रही बात एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपने पूरे रिस्पॉन्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो मैंने कहा कि हमारे ब्लड में यदि आप WBC देखेंगे तो उसमें 2 ग्रुप हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में देखेंगे तो 3 पार्ट है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ये सेलुलर बैरियर की तरह खूब काम करते हैं। और साथ ही साथ जो एग्रेनुलोसाइट आप देखेंगे वहां मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यहां पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बड़ा ज्यादा रोल है किसका? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी ये क्यों वर्ड यूज किया गया? दरअसल ये लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। कहां पर? बोन मैरो में, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट। और ये बॉडी के थाइमस में मैच्योर होते हैं, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट है। थाइमस कहां पर मौजूद होता है? आपने देखा होगा ये जो स्टर्नम होती है यहीं पे थाइमस मौजूद है। तो यदि बी लिम्फोसाइट में मैच्योर है, डब्ल्यू लिम्फोसाइट तो बोन मैरो में मैच्योर है, तो बी लिम्फोसाइट और थाइमस में मैच्योर है तो टी लिम्फोसाइट काम है। दरअसल जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात आती है तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन। क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन, और प्रोड्यूसेस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन की आर्मी है, ये प्रोटीन है, ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एंटीजन, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पैथोजन, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम है किसका? बी लिम्फोसाइट का। या एंटीबॉडी प्रोड्यूस, एंटीबॉडी इसको प्रोटीन ये डिस्ट्रॉय करेगी, इसको एंटीजन को, पैथोजन को, या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं ये प्रोटीन जिनको हम एंटीबॉडी। ये आता है क्या? टी लिम्फोसाइट। दरअसल टी लिम्फोसाइट में आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे, ये इसमें आते हैं 2 तरीके के, टी किलर सेल टी हेल्पर। दरअसल हमारे बुक में नहीं है अभी, थोड़ा सा ये ऊपर का बस एक जानकारी के लिए बता दूं। टी हेल्पर सेल का काम क्या होता है? टी हेल्पर सेल एक तरीके से चौकीदार की तरह होता है, यानी हर जगह ये मौजूद होते, जब भी कोई अंदर आता जाता है देखते, और जैसे इनको कोई ऐसा संदिग्ध आदमी दिखाई देता है, पैथोजन दिखाई देता है, वो तुरंत जाकर उसको बताते हैं, टी किलर को बताते हैं। जैसे टी किलर को पता चलता अच्छा कोई गड़बड़ आदमी आ गया, तो ये टी किलर जाता है, उसको समझाने बुझाने का काम करता है, उसको बताता है भैया यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। यही एक्चुअली में प्राइमरी रिस्पॉन्स है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब टी किलर सेल की बात नहीं मानता या टी किलर सेल के कहने पे चला जाता है, फिर दोबारा इनकाउंटर करता है, तब ये टी हेल्पर सेल किसको इन्फॉर्म करते हैं? बी लिम्फोसाइट सेल।
जो फिर पूरी की पूरी आर्मी भेजता है प्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं क्या, एंटीबॉडी। टी किलर सेल और हेल्पर सेल, दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी नहीं बना, ये किसी तरीके का प्रोटीन नहीं बना। तो जब एंटीबॉडी नहीं बनाते तो ये दो तरीके, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल, और इन्हीं के थ्रू वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। आप ये समझ लीजिए कि इनका काम होता है इन्फॉर्म बी लिम्फोसाइट सेल, फॉर एंट्री ऑफ पैथोजन। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो टी लिम्फोसाइट सेल रेगुलेट करता है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो कौन रेगुलेट करता है, बी लिम्फोसाइट। यानी जब शुरुआत में कोई चीज ने एंट्री ली, 2-4 नंबर में आए, उनको पहले समझाने। हेल्पर सेल का काम क्या है, तुरंत टी किलर सेल को बताना, नाम से क्लियर है टी किलर सेल, वो उनको किल करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जब वो उसको ऐसा नहीं कर पाता तो फिर वो टी हेल्पर सेल को किसको बता देता है, बी लिम्फोसाइट सेल को, और फिर बी लिम्फोसाइट उस एरिया में पहुंचकर, जो कि एक पूरी पूरी आर्मी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स की, जो क्या होते हैं, एंटीबॉडी, और ये जाके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। आ रही बात सर? यहाँ तक बता रहा हूँ तो एक चीज छोटी सी बता रहा हूँ, जो ध्यान रख लो, आगे आएगा एड्स उसमें होगा। ये जो टी हेल्पर सेल देख रहे हैं ना, दरअसल ये टी हेल्पर सेल का काम ही है, मैंने कहा जैसे चौकीदारी का, इसका काम यही है कि जब भी कोई सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करे तो टी हेल्पर सेल तुरंत उसको टी किलर सेल को बताता है और बी लिम्फोसाइट सेल को बताता है। तो नॉर्मली टी हेल्पर सेल ने जैसे देखा टी किलर सेल को बताया तो टी किलर सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन यदि नहीं कर पाए तो बी लिम्फोसाइट के पास वो इन्फॉर्मेशन है और फिर वो आकर उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब किसी पर्सन, जो पर्सन एड्स डिसीज, क्या ये कहिए कि एड्स का इन्फेक्टेड हो जाता है, HIV पॉजिटिव होना अलग बात है और एड्स होना अलग बात है, ये फिर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो व्यक्ति एड्स से अफेक्टेड होता है, एक्चुअली में एड्स का वायरस सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है, हमारे बॉडी पे। कहते हैं ना बार बार कि जो एड्स है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही काम करने नहीं देता। एक्चुअली में एड्स का वायरस हमारे बॉडी के इसी इम्यून को सबसे पहले टारगेट करता है, टी हेल्पर सेल। यानी एड्स का वायरस शरीर के अंदर आया है, ये किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये पता करने का काम किसका है, टी हेल्पर। आपने दरवाजे में किसी को खड़ा रखा हुआ है कि कोई आए तो बताना, यदि वही व्यक्ति काम करना बंद कर दे, वो बताना छोड़ दे, तो अंदर किसी को नहीं पता चलेगा। और होता यही है एक्चुअली में एड्स के केस में कि टी हेल्पर सेल काम नहीं करती। जब टी हेल्पर सेल काम नहीं करती तो वायरस जैसे ही आता है, HIV वायरस आता है, तो उसको टी किलर सेल नहीं मारता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मार रहा है। ये तो तब पता चलेगा जब टी हेल्पर बताएगा, इन्फॉर्मेशन तो यही देने वाला। और ना ही बी लिम्फोसाइट को पता चलता है कि हमको इस वायरस को जाके डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एक्चुअली में बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है कि टी हेल्पर सेल ही वहां फंक्शनल नहीं होते। कुछ और भी इनके कैटेगराइजेशन है, वो उसमें हम अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो तरीके के होंगे, जो डिसीज होने के बाद प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है एक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या किया है, डेवलप किया। अब किसमें कितने बी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, किसमें कितने टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, ये सब में अलग अलग होगा। ये उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कितना एक्वायर किया। इज इट क्लियर? हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बने, और ये एंटीबॉडी का, जैसे हमने पहले कहा कि ये एंटीबॉडी क्या है, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है। तो ये सब प्रोटीन्स की बनी हुई है। इनका स्ट्रक्चर कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप यदि एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो दरअसल ये दोनों लाइट चेन है, और ये दोनों हैवी चेन। आपके बुक में लिखा भी होगा H2N2। इज इट क्लियर? और ये दोनों चीजें दोनों हैं, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में क्या होती है,
लाइक दिस। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है एंटीबॉडी का। ये दोनों जो स्ट्रक्चर पोर्शन होते हैं इनको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, जो भी पैथोजन होगा, जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो इस जगह पर आकर जुड़ता है या बनता है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, एंटीबॉडी का। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है। और कुछ तरीके के एंटीबॉडीज हैं, जैसे IgA, IgE, IgG, IgM। जहां तक IgM की बात करूं तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है। IgA की यदि मैं बात करूं तो ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है और ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो सकता है। IgE होता है जो ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होता है, यानी कई बार आपको एलर्जी जो होती है वो IgE का। IgG भी अलग अलग कंडीशन पे देखने को मिलता है, ये भी प्लेसेंटा से शायद ट्रांसफर होता है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग तरीके के हैं, खासकर ये IgA और IgE कई बार पूछा जाता है। तो IgA जो होता है ये इस तरीके की एंटीबॉडी होती है जो आपके जो मदर के कोलोस्ट्रम में पाई जाती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें पाई जाती है। और कुछ ऐसी भी होती है जिनमें IgG ही है जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है। और IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस में काम करती है। जब हमारे शरीर में एक्सरेटेड रिस्पॉन्स आने लगता है किसी चीज का, डस्ट का या किसी चीज का, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी केसेस में जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जिसका ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है वो होती है क्या, IgE। तो ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए होती है। तो अक्सर क्वेश्चन एंटीबॉडी में एक डायग्राम को लेकर आता है और कई बार इनको लेकर IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है अभी तक फिलहाल। तो यही 4-5 आपको पढ़ने को मिलती हैं एंटीबॉडीज के बारे। इज इट क्लियर? अब जो भी हमने दो रिस्पॉन्सेस पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से उनके ऊपर एक्शन हो रहा है उसको लेकर दो तरीके का डिवीजन देखने को मिलता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक तो होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, जो एक्चुअली में कुछ बुक में आपको एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स भी शायद वर्ड मिल जाए। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली में क्या होता है, ये वो है कि जहां पर एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी थ्रू एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज है प्रेजेंट इन ब्लड, fight with foreign particle and protectors। तो इस तरीके का इम्यून सिस्टम क्या जो नॉर्मली हमने अभी देखा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वाला, वही क्या है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक और आता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या देखिए, हमारा जो बॉडी है या हमारी जो सेल है या हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है वो बड़े अच्छी तरीके से किया गया है। भगवान ने जो हमारे सिस्टम को जब शेप अप किया है तो बड़े अच्छे तरीके से किया है। हमारी हर सेल को, हमारे बॉडी की हर सेल को अच्छे से पता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बारे में। यानी हमारे बॉडी में हर एक सेल ये जानती है कि ये मेरे ही शरीर की सेल है या कहीं दूसरी जगह की सेल है, यानी सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल के बारे में। तो ये जो सेंस है हमारे सेल्स के पास या हमारे बॉडी की डिफरेंट सेल्स के पास, सेल्फ और नॉन सेल्फ का, ये बड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ये सेल्स जो हैं जिनको वो अपना खुद का सेल्फ सेल मानती हैं,
उनको अपने साथ रखती है। लेकिन जिन भी सेल को वो क्या मान ले, नॉन सेल्फ सेल मान ले, मतलब ये उनकी खुद की सेल नहीं है, उनको क्या करने लगती है, आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी झुंड में, जानवरों के झुंड में कोई एक छोटा बच्चा है जिसकी मां नहीं रही किसी कारण, बस किसी शिकारी ने शिकार कर लिया, तो जब वो छोटा बच्चा किसी दूसरी माँ के पास जाता है तो वो माँ उसको नेग्लेक्ट करती है, हटाती है। अब आप देखेंगे दूर से तो उस माँ के 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, तो वो माँ अपने 6 बच्चों को पहचानती है कि ये मेरे बच्चे हैं, और जो एक आध दूसरा बाहर से आ गया उसको रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव सम फेरोमोन्स, और जो सेंट होता है जिसके थ्रू उसको पहचान जाए। तो जो नॉन सेल्फ सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो हमारे खुद की सेल है उनको वो पहचानती है, नॉन सेल्फ सेल को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, उनको नहीं पहचानती। या यूं कहिए कि यदि वो हमारे सेल में पहुंच जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, उनका कोई साथ नहीं देती। दरअसल सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसी बात पे तुला। ये अच्छी बात है कि हमारे शरीर में कोई बाहरी सेल जैसे इंटर कर, क्योंकि वो बाहरी सेल को, जो नॉन सेल्फ सेल है, उनको वो क्या मानती है, पैथोजन मानती है या डिजीज कॉजिंग मानती है। बात ये आती है कि साहब ये तो अच्छी बात है कि हमारी खुद की सेल को ये पता है कि हमारे शरीर की कौन कौन सी सेल है, उसके अलावा कोई बाहरी सेल यदि आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दे, उसको खराब कर। वैसे तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सेल के लिए, लेकिन ये तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब किसी पर्सन को हम ऑपरेशन करते हैं या कोई दूसरा ऑर्गन इम्प्लांट करने की प्रोसेस करते हैं। आ रही मेरी बात सुन? या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब कभी भी हम कोई मेडिकली यदि हम बात करें, मेडिकल प्रोफेशन में यदि हम ले लें, तब ये हमको मेडिकल प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं, तब हमारे लिए ये क्या हो जाता है, प्रॉब्लम। हो सकता है किसी को कि किडनी डिफेक्ट हो गया, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ गई हो, किसी के लीवर में प्रॉब्लम आ गई हो, या और भी किसी तरीके के, ऐसे में हमको क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करके किसी डोनर से लेकर ये अफेक्टेड पेशेंट तक पहुंचाना होता है या अफेक्टेड पेशेंट के बॉडी में डालना होता है। ऐसी कंडीशन में आती है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए किसी की किडनी खराब है, आपने उसका मैच दिया किडनी का और वो किडनी किसी दूसरे के शरीर में डाल दी। ये जैसे किडनी उस शरीर में जाती है, हमारी बॉडी की सेल सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल को तुरंत पहचान जाती है और इस किडनी को रिजेक्ट कर देती है। ऑल्दो उसके नहीं होने से वो पूरे ऑर्गेनिज्म ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन चूंकि सेल की टेंडेंसी कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिजेक्ट करे और केवल सेल को एक्सेप्ट करे, ऐसी कंडीशन में आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया, आपने हार्ट ट्रांसप्लांट किया, आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया, कुछ भी ट्रांसप्लांट किया, उसको वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इसीलिए जब भी कभी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होती है तो बहुत सारी चीजें मैच की जाती है, एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड सेल, ब्लड का जो है तो क्या नाम से ग्रुप, और भी बहुत सारे पैरामीटर फॉलो किए जाते हैं। और जब वो सबके सब फिट बैठते हैं तभी ग्राफ्टिंग की प्रोसेस की जाती है, ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस की जाती है, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बॉडी के सेल उसको सेल्फ सेल नहीं मानेंगे, नॉन सेल्फ मान के क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद, ग्राफ्टिंग करने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कुछ इम्यूनोसप्रेसिव यानी इम्यूनिटी उनकी काम ना करे, कौन सी वाली, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम ना करे, उसके लिए थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। बट ये उस तरीके का सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारे लिए बहुत सही है, लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तब यही हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो दो तरीके के रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। होप आपको इतनी बात समझ में